Hello, dear students of Boys Higher Secondary School Kargil of class 11th. Once again, आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर, मैथमेटिक्स क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन कुछ ज़ाती प्रॉब्लम्स था, कुछ हेल्थ बेसिस प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं जो है रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और रेगुलर क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल हम बहुत पीछे रह गए अपने सिलेबस में। तो मैं भी आने वाले वक्त में पेंडेमिक में स्कूल खुले या ना खुले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो है वो डिलीवर कर सकूँ। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा है कि मैं क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, कुछ लाइव क्लासेस भी ले लूँगा बीच बीच में, जब आप कहेंगे, जिस जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट होगा। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर क्लासेस जो है मैं रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो वहाँ से आप जो है क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर विज़िट करके क्लासेस देख लीजिएगा। कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी जगह, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम डिलीवर करें और सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो हमने कुछ पहले जो क्लास लिए थे उसमें सेट थ्योरी हमने पढ़ा था। तो इसमें जो एक्सरसाइज है कुछ आपको कहा था कि आप खुद कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता उनमें कोई परेशानी आपको आया होगा उन एक्सरसाइज में। फिलहाल हम उसी सेट थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चंद इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनको थोड़ा बहुत देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे सेट थ्योरी में कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, शायद वहां तक हमने पढ़ा था। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट शुरू करने से पहले मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमने शुरू किया था सेट से। सेट किसको कहा था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सेट कहा था। ठीक है। इस सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। एक था रोस्टर फॉर्म, मैं थोड़ा रिकेप्चुलेट करना चाहता हूँ आपका, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या थे ये दोनों? रोस्टर फॉर्म क्या होता है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का? कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस सेट के अंदर है उन सब को हम लिस्ट करते हैं, कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं जिसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है। सेट को हम अमूमन नाम देते हैं कैपिटल लेटर से और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोजेस करता होगा, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोजेस करता होगा, उस प्रॉपर्टी को हम लिस्ट करते हैं, उसको हम लिखते हैं पूरा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही लिख देते हैं। लिखने का भी एक तरीका है, अगर आपके पास एक सेट ए है तो इस तरह लिखते हैं, करली ब्रैकेट से शुरू, उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे एक्स सच दैट, उसके बाद एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट फॉलो करता है, कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जब हम किसी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल इट सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट के कुछ टाइप्स निकल के आए थे। ठीक है। टाइप्स में हमने कहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ज़रूरत पड़ता था, एक था सिंगल सेट। तो कुछ खास नहीं, सिंगल सेट वो कौन सा सेट था? जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, ओनली वन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम टीचर का सेट उठाएंगे किसी पर्टिकुलर क्लास में तो वहाँ पर अमूमन जो है वो सिंगल सेट होता है, क्योंकि एक ही टीचर मौजूद होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर अगर आप कहेंगे तो वो एक ही है, तो दैट मीन्स दैट इज ए सिंगल सेट।
तो उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट सेट के बारे में जिक्र किया था, दैट इज एम्प्टी सेट। दैट इज एम्प्टी सेट। ये क्या होता है? ये वो सेट होता है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसका और एक नाम भी है नल सेट, इसका और एक नाम भी है वाइड सेट। आप इन तीनों में से कोई भी नाम इसको रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए, जैसे कि हमने कहा, हम सेट को ए वगैरह से डिनोट करते हैं, इस सेट को हम डिनोट करते हैं फाई लफ्ज से। एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक अल्फाबेट है, तो इससे हम PHI, फाई, इस लेटर से हम इसका नाम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पर फाइल लिखा होगा, आप समझ जाइएगा ये एक एम्प्टी सेट है। या इसको खाली ब्रैकेट से भी हम डिनोट करते हैं इस तरह, या ये लिखा हो या ये लिखा हो, इन दोनों केसेस में ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। एक एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, एक सेट है आपके पास ए, और उसमें कुछ एलिमेंट्स है सच दैट x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 2। दो से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनका एक सेट है। तो आप जानते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इससे छोटा तो कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे? नल होंगे, जीरो होंगे। तो उस वक्त हम इसको हम फाई यानी एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस सेट के बारे में एक कंसेप्ट किया था, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। बाकी इसमें कुछ टाइप से फाइनाइट सेट आते हैं, इनफाइनाइट सेट आते हैं, वो आप खुद समझ जाएंगे, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं। फाइनाइट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसमें अनकाउंटेबल, जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट के। इक्वलिटी ऑफ सेट में कहा था, इक्वलिटी ऑफ सेट में तो दो सेट ए और बी अगर आपके पास है, ये दोनों इक्वल होंगे कब? पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। number of element of A is equal to number of element of B, number of elements of B। जितना A के अंदर एलिमेंट होगा उतना B के अंदर भी होना चाहिए। अब उससे कम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट पर देखेंगे तो एक सेट है इसमें 1 और 2 है, और दूसरा सेट है इसमें 3 और 7 है। तो ये दो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है दोनों में, दो, लेकिन इक्वल नहीं। तो इक्वलिटी के लिए एक तो ये केस होना चाहिए, एंड सेकंड केस इसमें होना चाहिए कि every element of A, every element of A is present in B, present in B and vice versa। ये होना चाहिए कंडीशन। ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद होना चाहिए, और बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में मौजूद होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए और बी जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम और एक शीट उठाएंगे। उसके बाद हमने इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज सबसेट, ठीक। तो ये सबसेट क्या था? अगर आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, आपने देखा इफ, ये आपने ऑब्जर्व किया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन बी। आपने ये ऑब्जर्व किया एलिमेंट ऑफ ए कि ए के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे बी में मौजूद है, बी के अंदर। बी में इसके अलावा और हो सकते हैं, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है। तब हम कहते हैं कि ये ए जो है बी का सबसेट है, और डिनोट करते हैं ए, और कुछ इस टाइप का साइन होता है सबसेट का, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल से उठाएंगे। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है जो कि एक सेट है, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करके, फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस है, ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, ये कॉमर्स के
सेक्शंस हैं, ये आर्ट्स के सेक्शन है वगैरह वगैरह, वट एवर इट इज़, हम इनको अलग अलग बहुत सारे, ये नॉन मेडिकल्स हैं, ये मेडिकल्स के ग्रुप हैं। तो 11 12 इसके अंदर है। तो ये जो 12 क्लास का जो सेट जो बनेगा, वो इस बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का जो सेट बना है इसका सबसेट कहलाएगा, क्योंकि 12 क्लास में जितने भी बच्चे हैं दैट इज आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो अगर हम स्कूल को एक सेट मानेंगे और 12 क्लास को एक सेट मानेंगे, तो आपको पता है 12 क्लास के बच्चे जो है वो इस स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे। स्कूल जो है एक बड़ा सेट होगा, जो 12 क्लास है वो इससे छोटा सेट है। तो ये जो 12 क्लास जो है इसका जो सेट बनेगा वो इस स्कूल वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। नंबर्स पर भी एक एग्जांपल कर देंगे। मान लीजिए ए एक सेट है आपके पास, इसमें 1 2 3 है आपके पास, और बी एक सेट है आपके पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तब आप देखते हैं कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स ए के अंदर है वो तो बी में भी मौजूद है। बी में इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये ख्याल रखना है क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है कि नहीं है। मैंने देखा हाँ ये मौजूद है, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे हमने, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। वो प्रॉपर्टीज आप बुक पर देख लीजिएगा कि ये जो सबसेट जो है अ, इसके तो नहीं, सबसे हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे किसके, यूनियन और इंटरसेक्शन के। हम एक नया पेज उठाएंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन सेट डिफाइन किया था। एक्चुअल में ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में दो ऑपरेशन हमने किए थे। एक का नाम था यूनियन, दूसरे का नाम था इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या था, अगर आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है तो इनका यूनियन रिप्रेजेंट करता है इस साइन से। तो ये होता क्या है, ए यूनियन बी जो है एक नया सेट निकल के आता है, नाम रखा हमने सी, और वो क्या होगा, एक्स सच दैट, यानी इस जो नए सेट का जो ऑब्जेक्ट्स होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, और जो दूसरा हमने डिफाइन किया था ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया था हमने, सिंबल का। तो एक नया सेट निकल के आएगा सी, और वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर दोनों का डिफिनीशन तकरीबन सेम है, बीच में बस ये जो वर्ड जो है यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये और ये एंड का फर्क आता है यहाँ। जब बीच में और होगा तो वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड होगा तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये क्या होता है कि जब आप दो सेट का यूनियन करेंगे तो उस जो नया सेट आप लिखेंगे उसमें ए में जितने भी मेंबर मौजूद हैं वो सारे भी आना है, बी में जितने भी मेंबर मौजूद है वो भी सारे उसमें आना है। तो वो हो गया उनका यूनियन। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर ए और बी के अंदर कोई रिपीटेड एलिमेंट होगा, रिपीटिशन होगा, तो हम उसको डबल नहीं लिखेंगे। एक सेट में एक एलिमेंट को डबल लिखने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ एक बार अगर ए में भी 2 और 3 2 और 5 मौजूद है, बी में भी 2 और 5 मौजूद है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए में जो भी एलिमेंट है और बी में जो भी एलिमेंट है उन दोनों में कौन कौन से मेंबर्स एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ए एंड बी।
जबकि यूनियन में क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स आइदर इन ए और बी। तो ये रहा यूनियन और इंटरसेक्शन। हाँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने। तो यूनियन के जो प्रॉपर्टीज जो थे उसमें सबसे पहला था कि ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूट होता है, दैट इज ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए। आप लॉजिक से भी बी यूनियन ए लॉजिक से भी समझ सकते हैं। ये एसोसिएटिव होता है, ठीक, एसोसिएटिव ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन, ये एसोसिएटिव भी होता है। थर्डली हमने कहा था ए यूनियन ए जो है वो ए ही आता है, ठीक है। ए यूनियन फाई जो है वो भी ए ही आता है। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में भी यही प्रॉपर्टीज, ये कम्यूट भी होता है, ये एसोसिएटिव भी होते हैं, ठीक। ए इंटरसेक्शन ए करने पर आपको ए मिलेगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई करने पर आपको फाई मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यहां तक तो हमने पढ़ा था। हम एक नया शीट उठाएंगे, उसके बाद हमने जो नया जो हमने शुरू करना है दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ एसेट, जो हमने सबसे पहले लिखा था आपका, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ एसेट। तो इस कंप्लीमेंट को समझने से पहले आपको और एक चीज समझना होगा दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि बाकी जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन है आपके, यानी आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे सेट जो है इसका सबसेट होना चाहिए। मतलब ये मदर सेट हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा सेट। बाकी जितने भी सेट आपके पास है वो सब इसके क्या होंगे, सबसेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास U दिया है 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास एक सेट ए है, इसमें 1 3 5 है। दूसरा सेट जो है बी है, इसमें 2 और 4 है। तीसरा सेट जो है सी है, इसमें 2 3 और 5 है। तो आप देखेंगे ना कि ये जो सेट है आपके पास ए बी सी तीन सेट है, वो सारे इसके सबसेट्स हैं। 1 2 1 3 5 इसमें भी मौजूद है, तो ये ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। तो इन दिस केस आप इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। जो सेट आपके कंसिडरेशन में है वो सारे इसके क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट हमने समझ लिया। अब आप हम आएंगे कंप्लीमेंट पर। ये कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का, ऑफ ए सेट ए, ठीक है। अगर आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है और एक यूनिवर्सल सेट है, क्या है, एक सेट ए है, कोई भी सेट है, और दूसरा यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल होगा तो जाहिर सी बात है ये ए जो है इसका सबसेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो ए जो है यू का सबसेट होगा, ठीक। तो अगर आप यू में से ए के एलिमेंट्स को बाहर कर देंगे, डिफरेंस करेंगे, माइनस कर देंगे, यू में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो जो एलिमेंट्स बच जाते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास बच जाते हैं, वो एक छोटा सा सेट होगा। उस सेट को हम कहते हैं ए का ये कंप्लीमेंट है, ए का ये कंप्लीमेंट है। तो एग्जाम्पल के लिए उठाएंगे, ए यू आपके पास है 1 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया, और ए एक सेट हो गया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 2 3 और 5 हो गया। तो जब आपने ए कंप्लीमेंट लिखना है तो ए कंप्लीमेंट आएगा यू में से ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देना है, तो वो आ जाएगा 1 और 4। ये जो सेट यहाँ पर बना है दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए।
तो ये रहा कंप्लीमेंट के बारे में। ठीक है, अब आप लॉजिक से सोच सकते हैं कि अगर हम एक सेट ए है, इसका हमने कंप्लीमेंट निकाला, तो इसको डिनोट करने का तरीका है ए के ऊपर छोटा सा सी लगाइए या ए के ऊपर हल्का सा डैश लगाइए। ठीक है, दोनों चल जाता है। तो अगर आपके पास एक सेट ए था, इसका आपने कंप्लीमेंट किया, इसका और एक बार कंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ए ही वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अपलोड होने में हमें परेशानी होगा। जो नेक्स्ट जो होगा हम वो दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है।